और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोगों को सावधान करने वाली खबर भी है। पुणे से एक सनसनीखेज वारदात की सूचना मिली। यहां पुणे के टेम्पो ट्रेवलर अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुणे में जिस टेम्पो में आग को दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा था, उसे लेकर अब खुलासा यह हुआ कि इस खौफनाक वारदात को टेम्पो ट्रेवलर के ड्राइवर ने ही अंजाम दिया था। बताया यह जा रहा है कि कर्मचारियों से विवाद और वेतन ना बढ़ने से टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर नाराज था और उसने ही चलती गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। उससे कूद गया। फिर वो पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। यह घटना 19 मार्च की है, जब सनकी ड्राइवर ने वैन में आग लगाई। उस वक्त ऑफिस के 14 कर्मी वैन में मौजूद थे। उन लोगों ने वैन से कूदकर जान बचाने का प्रयास किया। 10 लोग तो किसी तरह से वैन से कूदकर बाहर निकले, लेकिन 4 लोग अंदर ही फंसे रह गए और बुरी तरीके से झुलसने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह कि जिस कर्मचारी से उस वैन ड्राइवर का विवाद था, वो वैन में था ही नहीं। हम ये देख रहे हैं कि कपड़ों का लगदा यहाँ पे है और इसी कपड़े को लगदे पे बेंजीन केमिकल जो है वो डालकर ड्राइवर ने इसको माचिस से जलाया था। और ये कपड़ों का लगदा जो है और केमिकल, ये सारा उसने कंपनी वीमो ग्राफिक्स, जिस कंपनी में ये सारे कर्मचारी और ये ड्राइवर काम कर रहा था, वहाँ से लाया था। और माचिस जो है वो जब सुबह घर से निकल रहा था तो बाजू की दुकान से उसने खरीदी थी। और जैसे ही कंपनी आधा किलोमीटर के करीब आई, तब जाकर गाड़ी रुकाकर उसने इस कपड़े के लगदे पे जो है वो केमिकल डाला, उसको माचिस से जला दिया। उसको सारी जानकारी थी। इसमें ड्राइवर के साथ 14 कर्मचारी थे, जिसमें से 3 कर्मचारी पे उसकी सारे नोकझोंक जो है हुई थी। वो उसे लेबर की तरह ट्रीट करते थे और इसके कारण वो गुस्सा था। बल्कि वो 3 बच गए हैं और 4 जो कर्मचारी थे इस डोर के पास बैठे थे, वो इसमें उनकी मौत हुई है। वो इस डोर से बाहर आना चाहते थे, ये इमरजेंसी एग्जिट है। लेकिन जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि इसमें सारी साजिश है, तो ड्राइवर हम्बर्डीकर ने ये डोर ना खुले, इसकी भी साजिश रची थी क्या, इसकी भी तफ्तीश अब हिंजौड़ी पुलिस जो है वो करती नजर आ रही है। आपको बता दें, एक और नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने 1 नहीं 5 लीटर केमिकल की चोरी की थी और अब बचे हुए केमिकल को लेकर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि बचे हुए केमिकल का इस्तेमाल कहां होना था, इसकी भी जांच जारी है। साथ ही कंपनी के ऊपर भी अनदेखी के मामले में मामला दर्ज किया जा सकता है। तो जो केमिकल बच गया, आखिर क्या उसका भी कहीं इस्तेमाल होना था? सर, ये बेंजीन केमिकल का क्या इस्तेमाल किया जा रहा था? बेंजीन ये इनफ्लेमेबल है और जो चालक है उसने कंपनी से ये लिया था, ये मालूमात हुई है। आमतौर पे ये बाकी लोगों को ये केमिकल जो है वो मिल सकता है या सिर्फ कंपनी में ही इसका बेचा जाता है? जो मालूमात हुआ है उसके हिसाब से ये कंपनी में ही उसका यूज होता है, जनरल पब्लिक में यूज नहीं होता इसका। सर, ये कितने लीटर का एक्सप्लोजिव उसने मतलब बेंजीन जो है वहाँ से लिया था? केवल 1 ही लीटर था या 5 लीटर था? क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 लीटर वहाँ से मिसिंग है। नहीं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक तो 1 लीटर की बात आई है। ये अभी हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें बात पता चलेगी कि ये कितना 1 लीटर था या 5 लीटर था। कंपनी के मालिक ने एक बड़ा दावा किया है। सैलरी को लेकर आरोपी के साथ कोई विवाद नहीं था, यह कहा गया है कंपनी की तरफ से। आरोपी की कोई भी सैलरी रोकी नहीं गई थी, नितेन शाह ने यह बयान दिया है। तो कंपनी के मालिक का यह कहना है कि जो ये दावा किया जा रहा है कि सैलरी को लेकर कोई विवाद था, कोई नाराजगी थी, ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत शॉक में हैं। अभी तक हम उसके शॉक के बाहर आए नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम पुलिस के साथ फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं और जो भी इंजर्ड हैं उनको हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। कुछ भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है, उसका बिल्कुल सैलरी नहीं।
इस सिरफिरे की करतूत की वजह से कई लोगों की जान चली गई। सीधे मैं आपको पुणे लिए चलता हूं। मिकी घई मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिकी, सवाल यही है कि इस मामले में एक जो जानकारी सामने आ रही है कि उस मिनी बस के अंदर वो शख्स नहीं था जिसके साथ इसकी दुश्मनी थी या जिसको ये सबक सिखाना चाह रहा था। कुछ और पता चल पाया फिर आखिर क्यों इस घटना को उसने अंजाम दिया? अखिलेश जी, अगर हम ये देखें तो ये पूरा वारदात जिस तरीके से प्लान कर कर यहाँ पर ये एक्शन किया गया है, जिस तरीके से ये ड्राइवर कंपनी में से ये केमिकल चोरता है, उसके बाद वो प्लान करता है और गाड़ी के अंदर ये डालता है। इतना ही नहीं, जो फॉरेंसिक टीम जब ये गाड़ी को देखने आई थी तब उनको एक माचिस की डब्बी भी वहाँ पर मिली है, तीलियाँ भी कुछ मिली है। उसी का मतलब इसने प्लानिंग कर कर ये केमिकल वहाँ पर डालकर बाद में आग लगाई और यहाँ पर उसने जंप लगाई। मेरे साथ अभी वैसी ही एक गाड़ी है, मैं आपको अंदर लेकर चलकर बताऊंगा किस तरीके से ये पूरा हादसा यहाँ पर किया गया है, प्लानिंग की गई है। और जिसके साथ इसकी दुश्मनी थी, उस दिन वो बंदा, वो शख्स गाड़ी में नहीं था। इसकी लड़ाई उसको लेकर थी कि कई बार वो उसको नौकरों जैसे ट्रीट करता था, कई बार अगर इनकी कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं। मगर उस दिन, जिस दिन ये उसने पूरा एक्शन किया, जिस दिन उसने प्लान करके ये सब किया, उस दिन वो गाड़ी में नहीं था जबकि गाड़ी चली। मैं वैसी गाड़ी मेरे पास है। अब हम देख सकते हैं ये बस जो यहाँ पर है, सेम इसी तरीके से ये बस है। हम देखते हैं यहाँ पर वो बैठा था ड्राइवर, और उसने यहाँ पर ये हम जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स में केमिकल रखा था और ये केमिकल उसने माचिस की तीली लगाकर यहाँ पर जलाया और उसी के साथ उसे पता था ये गाड़ी में आग लग सकती है। इसी चलते उसने ये दरवाजा खोलकर, ये जो हम ड्राइवर का दरवाजा है, ये खोलकर जंप मार के अपनी जान बचाई। मगर हम देखें तो उसी वक्त ये गाड़ी में करीबन 14 लोग अंदर बैठे हुए थे। जो आगे की तरफ बैठे थे वो इस दरवाजे से बाहर निकल गए। मगर अगर हम अंदर आए तो ये बस बहुत कंजेस्टेड है। अंदर आने के बाद जो हम पीछे का दरवाजा देख रहे हैं, जो कि हम अभी खोलने की कोशिश करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। यहाँ पर बैठे हुए जो 4 प्रवासी थे, जो कंपनी में काम करने वाले कर्मी थे, वो यहीं पे फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए और उनकी यहाँ पर जान चली गई। जबकि कंपनी के मालिक ने कहा है कि अभी हम केमिकल कहाँ से चोरी हुआ पता नहीं है, करीबन 5 लीटर ये चोरी हुआ है। ये भी अभी तक पता नहीं कि बाकी केमिकल कहाँ है, क्योंकि ड्राइवर ने सिर्फ 1 लीटर केमिकल यहाँ पर यूज किया है। उसी के साथ उसे दिवाली का जो बोनस मिलता है वो भी नहीं दिया गया था, उसका भी गुस्सा उसमें के दिल में था। और जिस शख्स के साथ उसकी दुश्मनी थी, झगड़ा था, वो उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करता था। इसका गुस्सा उसके मन में था और वही गुस्सा वो निकालने गया। जबकि गुस्सा निकालते समय बाकी जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मी हैं, उनको यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी। अंदर ही घुटकर इस बस में उनकी मौत हो गई। जैसी में बस, उस सेम बस है। हम देख सकते हैं ये दरवाजा खुलने के लिए 3 लॉक है, जबकि वो उस शाम सुबह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर वो खुल नहीं पाया। हम देख सकते हैं ये दरवाजे को 3-3 लॉक है। इस तरीके से ये दरवाजा अड़कता है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं, मैं फिर आपको आगे लेके जाऊंगा जहाँ पर ये बस ड्राइवर ने चलती बस से जंप कर कर अपनी जान बचाई। और ये पूरी साजिश है, पूरा प्लान करके उसने ये सब किया है। यहीं गियर बॉक्स के पास हम जो ये देख रहे हैं, ये डब्बा, यहीं से उसने आग लगाई, केमिकल डाला और यहाँ से छलांग लगाई। फॉरेंसिक ने जब ये सब इंक्वायरी की है तब ये जांच में सामने आया है। और इसी के साथ जो ड्राइवर है उसने ये कबूली भी कर ली है कि मैंने इस तरीके से करके, मुझे पैसा नहीं दिया गया या बोनस नहीं दिया गया। और उसी के साथ ये जो कंपनी में काम करने वाले इतर इंजीनियर हैं, कर्मी हैं, उनके साथ उसकी कुछ दिन पहले अनबन हुई थी, लड़ाई हुई थी और उसी के चलते उसने ये सब प्लान कर कर इस तरीके से ये पूरे वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस तरीके से लोगों की जान चली गई। एक चीज और बताइए मैं कि अगर आपकी बात हो पाई होगी पुलिस अधिकारियों से, ये ड्राइवर कोई मानसिक तौर पर बीमार तो नहीं था, सब कुछ ठीक, सिर्फ दुश्मनी में या सबक सिखाने के इरादे से इसने ऐसा किया या किसी तरह की कोई और दिक्कत थी इसको? नहीं, अब तक पुलिस ने पूरे जो मेडिकल टेस्ट किए हैं उसमें ये पूरा नॉर्मल था। सुबह जब ये घर से निकला था उस वक्त भी ये नॉर्मल था, पर दिमाग में गुस्सा लेकर ये पूरा प्लान करके ही निकला था।
कंपनी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से केमिकल चोरा गया, उसके बाद इसने पूरा प्लानिंग बनाया। पता था उसे कि इस तरीके से अगर हम ये इंजन में डालेंगे तो पता नहीं चलेगा, और उसी समय उसने एक माचिस की तीली भी, और हम देखें तो माचिस का पूरा डब्बा उसने यहाँ पर रखा था, किसी को शक नहीं हो इस करके यहीं पे करीब रखा था कि अगर वो जंप करे तो वो साथ में लेके यहाँ पे जंप करे, मगर एक तीली यहाँ पर गिर गई यहीं पे, और वही फॉरेंसिक जो टीम है उसे मिली, और फॉरेंसिक टीम ने फटाफट से पूरी इंक्वायरी की तो ये सामने आ गया था कि केमिकल का यूज करके इस पूरे वारदात को हादसा यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है। अभी तक पुलिस ने जो कहा है उसी के मुताबिक ये जो ड्राइवर है ये पूरी तरीके से ठीक है, पर प्लानिंग करके हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल का माइंड कैसे होता है, उसी तरीके के इसके मन में एक पूरा गुस्सा था, और उसी तरीके से पूरे क्रिमिनल माइंड की तरह इसने पूरे ये वारदात को। ठीक है मिक्की, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अभी एक और बड़ी खबर मेरठ से खबर आ रही है। यहाँ सौरभ नाम के एक शख्स की जो हत्या हुई, पूरा देश उससे सन्न है। इस कत्ल के पीछे रिश्तों की कड़वाहट, अंधविश्वास और सनक का एक ऐसा बैकग्राउंड है जिससे हर कोई हैरान है। आरोप यह कि मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल, जिस पर तंत्र विद्या करने का भी आरोप है, उसके साथ मिलकर अपने पति सौरभ को बेरहमी से मार डाला। और अब इस हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें हत्या की मुख्य आरोपी मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ डांस करती दिख रही है। इस वीडियो में मुस्कान, सौरभ और उनकी 6 साल की बेटी डांस करती हुई दिख रही है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो मुस्कान की बेटी के जन्मदिन का है, जिसे मनाने के लिए सौरभ लंदन से मेरठ आया था। कहा जा रहा है कि इसी दौरान सौरभ को मारने की प्लानिंग की गई थी, जो सफल नहीं हो पाई, और इसीलिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर बाद में सौरभ की हत्या को अंजाम दिया। तो एक हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद हो गया, ये पुराना एक वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सवाल कई हैं, आखिर क्यों इस घटना को उसने अंजाम दिया इतनी क्रूरता के साथ, अपने पति की हत्या। मुस्कान और सौरभ के डांस का यह वीडियो आपके सामने है। कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि नशे की लत वजह हो सकती है, तंत्र विद्या, तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। सौरभ हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। नशे वाले एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस। तो नशे की दवाइयों को लेकर भी जांच होगी, ये पुलिस का कहना है। यानी नशे की दवाइयां कहां से आई, इसकी जांच की जाएगी। मेरठ पुलिस ने बाकायदा 3 टीमें गठित की है। दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है ताकि पता चल सके इस मामले में। हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी। उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं, जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जाँच लैब द्वारा करवाई जाएगी। इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, सीने पर चाकू से पहला वार किया गया और चाकू से कई बार सौरभ पर वार किया गया, यह बात भी इसमें सामने आ रही है। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए। दरिंदगी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को। मेरे साथ बलराम पांडे जुड़ गए, मेरे सहयोगी। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बलराम, वजहों को लेकर कुछ और पता चल पाया है? पुलिस क्या क्या बता रही है अब तक की तहकीकात के बाद क्या जानकारी दे रही है? देखिए, आपको बता दें अखिलेश, पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू पर जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से तंत्र मंत्र का एंगल निकल के सामने आया, जिस तरीके से नशे का एंगल निकल के सामने आया, जिस तरीके से प्रेम प्रसंग का मामला निकल के सामने आया, तो हर पहलू पर मेरठ पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू को खंगाल रही है कि किस तरीके से ये कड़ियां जोड़ी जाए ताकि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि कहां से नींद की गोलियां ली गई, कहां से नशे की गोलियां ली गई और इसका जो डॉक्टर है वो कौन था जिसने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, और साथ ही क्या इससे पहले भी इस तरीके से नींद की गोलियां और नशे की गोलियां खरीदी गई थी, इसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। और साथ ही
जहां से चाकू खरीदा गया उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है पुलिस ने, और जहां से ड्रम और रेत किया गया था वो दुकान भी चिन्हित कर ली है। तो सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और साथ ही ये भी देख रही है कि दोनों नशे के आदी थे तो किस तरीके का नशा लेते थे, यानी ड्रग्स किस तरीके का इस्तेमाल करते थे, इस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही ये भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हत्या के पीछे जो तंत्र मंत्र विद्या निकल के आ रही है, जिस तरीके से साहिल के घर में तस्वीरें मिली, जिस तरीके से तंत्र मंत्र की सामग्री मिली और कुछ रसायन ऐसे मिले जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सभी पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई उसमें ये देखने को मिला है कि 3 बार उसके सीने पर चाकू से किया गया। उसके बाद ठीक है बलराम, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, कुछ और जानकारी होगी तो हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है नागपुर से। नागपुर हिंसा से जुड़े संदिग्धों की कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं। संदिग्धों की ये तस्वीरें नागपुर हिंसा के पहले की हैं। नागपुर के शिवाजी चौक पर हिंसा से पहले अलग अलग ग्रुप में संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे जो बाइक और स्कूटी से आए थे, जिनके हाथों में फोन था और वो किसी से बातचीत करते नजर आए। ये देखिए, ये वो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी की सीसीटीवी की मदद से तलाश की जा रही है। ये वो लोग हैं जो संदेह के घेरे में हैं। अलग अलग ग्रुप में ये पहुंचे थे, यानी बिल्कुल सोच समझकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। अलग अलग ग्रुप में ये पहुंचे, एक जगह फिर इकट्ठा हुए। नागपुर हिंसा पर सूत्रों के हवाले से हमें एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए की टीम ने नागपुर संभाजी नगर का दौरा किया है। औरंगजेब की कब्र और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से नागपुर हिंसा की जानकारी ली गई है। हिंसा प्रभावित इलाके का भी एनआईए की टीम ने जायजा लिया है। नागपुर और संभाजी नगर का भी दौरा किया है इस टीम ने। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी लोग पहुंचे हैं इस टीम के लोग, और वहां भी निरीक्षण किया गया। हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया एनआईए की टीम ने। अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है इस टीम के लोगों की, और उनसे भी तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं। मेरे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, ये एनआईए की टीम जो वहां पहुंची जायजा लेने के लिए, उससे जुड़ा क्या अपडेट और है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है। हालांकि एनआईए के सूत्रों का कहना है कि अभी एनआईए ने किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन इस हिंसा को लेकर जो 4 अलग अलग जिले हैं उनका दौरा किया है, कुछ एविडेंसेस जो मौका है उसका मुआयना किया है, क्योंकि इस मामले के अंदर अब तक की जांच में कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए थे जिसमें बांग्लादेश का जिक्र था। तो एनआईए के सूत्र का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में, जांच में ये बात एस्टेब्लिश होती है कि बाहर से जो ये पूरा का पूरा दंगा हुआ था उसको फंडिंग हुई या इस तरह के कोई कनेक्शन तार मिलते हैं, तो फिर एनआईए इसमें मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। तो एनआईए ने इस पूरे मामले के अंदर अपनी एंट्री कर ली है और अभी फिलहाल मौके का मुआयना किया है और जो कुछ जरूरी दस्तावेज हैं अभी उनकी जांच पड़ताल कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, नागपुर में हिंसा हुए 4 दिन बीत गए, हालात काबू में है लेकिन तनाव बरकरार है। इस बीच आज जुमा है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। नागपुर में जो हुआ उसके बाद तनाव का जो माहौल है उसे देखते हुए आज जुमे के मौके पर नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा चौकसी, इसलिए ताकि जो लोग सोमवार की रात को नागपुर का अमन चैन बिगाड़ने में कामयाब रहे, वो अब कोई और नफरती साजिश को अंजाम न दे सकें। एक बार फिर नागपुर में कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी के भी बहकावे में ना आए, ताकि नागपुर में जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट सके, पहले की तरह अमन चैन कायम हो सके। और इसी वजह से आज जुमे पर नागपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
फिलहाल रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मे के दिन दोपहर को होने वाली जो नमाज होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन नागपुर में इस समय कुछ इलाकों में कर्फ्यू है और जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर जो मस्जिदें हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो नमाज के लिए नहीं पहुँचे हैं। जो अलग अलग मस्जिदों का व्यवस्थापन संभालने वाली कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि जो जुम्मे की जो नमाज है वो स्थिति को देखते हुए आप अपने अपने घरों से ही उसका पठन करें और उसका पालन होता हुआ यहाँ दिख रहा है। हर जुम्मे को और जो रमज़ान के महीने का जुम्मा होता है कितने लोग यहाँ नमाज पठन के लिए आते हैं? कम से कम 300-400 लोग रहता है उसमें। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? आज पाँच लोग नमाज पढ़ेंगे। उसमें एक धारा 144 लगी हुई है, उस हिसाब से सिर्फ 5 लोग उसमें जो है, उसमें इमाम है, मौज़न है और पड़ोस के 2 लोग हैं। ऐसे 5 लोग मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। तो ये प्रशासन की तरफ से आग्रह किया गया था और जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने भी उसका पालन किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने भी पालन किया उसका। दोनों ही मस्जिदों में आज कम संख्या में मतलब धारा को देखते हुए मतलब वहाँ पर भी 5 लोगों की मतलब इन्हें नमाज होगी। 5 ही लोग उसमें वहाँ पर भी नमाज पढ़ेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। अभी प्रशासन का ये जो बंदोबस्त जो लगा हुआ है उसमें मतलब इन्हें किसी को आने के लिए पहले ही मनाही है। आइए सीधे मैं आपको रजत के पास लिए चलूं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। रजत, आज क्या नागपुर में आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, अभी तक तो पूरी तरह से नागपुर में शांति देखी जा रही है और जो भी हिंसा प्रभावित इलाके थे वहाँ की मस्जिदों में कम संख्या में नमाजी पहुँचे। खास करके चिटनिस पार्क और शिवाजी चौक का वो इलाका जहाँ पर हिंसा सबसे ज़्यादा भड़की थी। आप मेरे पीछे मस्जिद ताज और रज़ा देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले मौलवी साहब और जो गिने चुने लोग हैं उन्होंने ही नमाज अदा की है। तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन किया जा रहा है और नागपुर इस इलाके में महाल और उसके आसपास के इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो पुलिस ने भी उम्मीद जताई थी कि कम संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे, लोग अपने घर के पास या अपने घरों में ही नमाज पठन करें और उसका पालन होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नागपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बरकरार है और बड़े पैमाने पर पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर तैनात है और एक सुरक्षा का कड़ा इंतजाम नागपुर में हर तरफ देखा जा रहा है। जी अखिलेश। चलिए, धन्यवाद रजत इस जानकारी के लिए आपका। नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं रोहित पवार। उन्होंने नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन आने पर इसे इंटेलिजेंस फेल्योर के तौर पर कहा है और औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश से सोशल मीडिया से चीज़ें ऑपरेट की गई थी, अफवाह फैलाई गई थी, जांच में आ रहा है। तो देखो, राज्य का तो इंटेलिजेंस फेल हो गया, राज्य की पुलिस फेल हो गई। अगर ये विषय अगर आप बोल रहे हो वो सही है तो नेशनल लेवल का इंटेलिजेंस फेल हो गया, नेशनल लेवल की पुलिस डिपार्टमेंट फेल हो गई। तो बीजेपी ऊपर भी है नीचे भी है, बीजेपी दोनों तरीके से फेल हो गई, ऐसे ही बताना पड़ेगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर अब सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ पेपर था, अब मेटल शीट लगा दिया गया है, कांटों की तार से उसे घेर दिया गया है। ये पूछना इस वजह से था कि एक तरफ कई नेता कहते हैं उसे उखाड़ फेंका जाए, एक तरफ सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है। क्या समझ में आ रहा है, मतलब सरकार करना क्या चाहती है? केंद्र सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, सरकार दोनों आपकी है। जो आपको कब्र के साथ करना है वो करो, लेकिन हमारा कहना है कि जो गरीबों का विषय है, जो महाराष्ट्र के हित का विषय है, उसके बारे में अभी सोचो, बात करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव बीजेपी लाने का कोशिश कर रहा था वो फ्लॉप हो गया। औरंगजेब को कहाँ पे भी ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। अबू आजमी कहते हैं कि कब्र खोदने से क्या लोगों को नौकरी मिलने लगी। अब इस तरह की बातें अबू आजमी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति औरंगजेब की प्रशंसा करता है उनके बारे में आप कुछ भी अगर हमको बोलो तो वो इररिलेवेंट हो गया। अभी चूंकि आज जुमा है तो नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर आज हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम की पुलिस रिमांड की मियाद भी खत्म हो रही है। उसे कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पूरी ये उम्मीद की जा रही है कि पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी, क्योंकि दंगों की कड़ी को जोड़कर पूरी साजिश डिकोड करने के लिए मुख्य आरोपी फहीम से अभी और पूछताछ बहुत जरूरी है। पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। आपको यह बता दें कि फहीम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस जांच में अब तक ये सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था। इसमें सामने आ रहा है कि गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ मालेगांव के कनेक्शंस भी आ रहा है, क्या इसमें आप लोग देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन के भाग हैं। आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसमें मैं अभी आपको कुछ बता नहीं। तो फहीम की पेशी की जाएगी। उम्मीद यह की जा रही है कि उसे फिर से पुलिस कहेगी कि रिमांड पर यह चाहिए। दरअसल उससे और ज्यादा कुछ जानकारियां जुटानी है पुलिस को। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने दंगे भड़काए उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मास्टरमाइंड जो आहे हा मुळात मालेगावचा आहे किंवा मालेगावमध्ये त्यांनी बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी केलेल्या आहेत। मग तो नागपूरला येऊन असल्या गोष्टी का करत होता किंवा काय केलं, अशा अनेक प्रश्न यातनं निर्माण झालेले आहेत। आता नागपूर शांत आहे, पुढेही नागपूर शांत राहील, पण हे नक्की आहे की अशा प्रकारे ज्यांनी स्वास्थ्य बिघडवलं त्यांना आम्ही सोडणार नाही। जसं सकाळी तो पुतळा जाळल्यानंतर आम्ही विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या लोकांवरही त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केला, पण त्याचसोबत ज्या लोकांनी दंगली घडवल्या त्यांना काय झालं तरी सोडणार नाही। त्यांच्यावर कडक शासन या ठिकाणी होईल। पोलिसांवर हल्ला करणं हे जर खपवून घ्यायला लागलो ना महाराष्ट्रामध्ये तर कायदा सुव्यवस्था राहणार नाही। त्यामुळे ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला त्यांना अद्दल घडवल्याशिवाय सोडणार नाही। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर और एएसआई के आदेश के बाद औरंगजेब की कब्र के पीछे वाले हिस्से जो हरे पर्दे से ढके गए थे, अब उसे एल्यूमिनियम की चादर से ढक दिया गया है। साथ ही टीन के शेड के साथ अब नुकीले तारों से भी घेरेबंदी कर दी गई है ताकि कोई जबरन कब्र के अंदर ना घुस सके। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है। कटीले तार भी चारों तरफ लगाए गए हैं और बाकायदा एक टीन शेड से उसे ढक दिया गया है कब्र को। जिस तरह की धमकियां दी गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं वहां पर अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। राष्ट्रगान पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा के बाहर भी आरजेडी के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। तो बिहार से दिल्ली तक यह हंगामा बरपा है। नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के दौरान व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार नीतीश को लेकर हमलावर। माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राष्ट्रगान को लेकर एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रही है, तो वहीं पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि नीतीश कुमार ने कोई भी अपमान नहीं किया है, ऐसे में इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी नीतीश कुमार के ऊपर आरजेडी के जो तमाम नेता कह रहे हैं कि उन्हें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब नीतीश इस सदन में बोले थे तब नरेंद्र मोदी घर आ रहे थे, तब आरजेडी साथ में खड़े थे। नीतीश कुमार जी का इंटेंशन क्या, अपमानित करने का है क्या? नीतीश कुमार जी के इंटेंशनली किसी बात को बोल रहे हैं क्या? ये जो आप पीन का पकड़ को भूल किसी से हो सकती है, भूल तो होती रहती है, भूल क्षमा जोग है कि नहीं। यदि नीतीश कुमार इंटेंशनली किसी बात पर बोले होते, किए होते, लालू यादव जी से भूल नहीं होती है। लालू यादव मिस ऑफ टंग नहीं होते, उनका भी राजनीतिकरण हो। कभी आप बीजेपी वाले, आज बीजेपी साथ है नीतीश जी के, तो आज वो चुप है। नीतीश कुमार जी की उम्र और अवस्था को भी तो देखिएगा, लेकिन अस्वस्थ हो रहे हैं जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो स्थिति ठीक नहीं है उस पर बात करो, तो आरजेडी कर रही है, उनकी मानसिक स्थिति दिख रही है नहीं ठीक है, इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो एक बात अब कल कह दे लालू यादव जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तब ऐसे होता है क्या? आरजेडी के पास और मुद्दे नहीं है, आप विकास पर करिए ना, इंडिविजुअल चीजों पर बोलने लड़ने की क्या जरूरत है? और यदि निश्चित नीतीश कुमार का इंटेंशन गलत होता तो आलोचना भी होनी चाहिए और माफी भी मांगो। बार बार
राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह से बिहार की सियासत गर्मा गई, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। राबड़ी देवी ने मांग की है कि राष्ट्रगान के अपमान के लिए नीतीश कुमार माफी मांगें। अगर वो बीमार हैं तो इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना दें। राबड़ी जी, आपने प्रदर्शन किया, नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। दुनिया देखा, अरे दुनिया देखा, सारा चैनल पर दे रहा है, सोशल मीडिया पर दे रहा है, दुनिया देख रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। तब उनको माफी मांगना चाहिए, सदन में आकर दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए। दिमागी काम नहीं कर रहा तो इस्तीफा करके बेटा के अपना बना। बिहार सरकार में मंत्री हैं प्रेम कुमार। उन्होंने सीएम नीतीश का समर्थन करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया और वो ना ही माफी मांगेंगे क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। प्रेम जी, नीतीश को इस्तीफा मांगना चाहिए या नहीं, साफ तौर से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है और जो वीडियो भी सामने आया है उसमें भी दिख रहा है कि नीतीश राष्ट्रगान के समय प्रणाम कर रहे हैं, अगल बगल के लोगों को मुस्कुरा रहे हैं, जबकि उस समय तो सावधानी की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए था। कि मैं लगातार दिख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को विभिन्न मौके पर, और हमेशा राष्ट्रगान को नई बात तो है नहीं। जाकर हम समझते हैं हमेशा कार्यक्रम होता रहता है, जाकर विधानसभा में भी राष्ट्रगान होता है, जाकर के बाहर भी होता है करके, तो मैं तो नहीं देखा हूँ जाकर के। और विपक्ष के लोगों को बेवजह और जो उनकी जिम्मेदारी में लिए विपक्ष के रूप में जो निर्वाह करने का, उससे भटक करके और आज जिस तरह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो जनता इन बातों को देख रही है। माफी मांगने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं जाकर के, माफी मांगने की कोई ज़रूरत इसकी नहीं जाकर के है। और मैं समझता हूँ कि आरजेडी के लोग अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए जाकर के। अच्छा, राष्ट्रगान का अपमान हुआ या नहीं? देखिए, राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ जाकर के, राष्ट्रगान चल रहा होगा और मैं तो अनेकों बार साथ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर, बिल्कुल कोई अपमान नहीं जाकर के है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए जीएम शाहीन मेरे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के नेता, और कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। कंचना जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोग कार्रवाई की जो मांग कर रही हैं उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि किसी तरह से कोई राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया गया है, यहां तक कि पप्पू यादव भी अब नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। तो पप्पू यादव आ गए हैं तो आने दीजिए अखिलेश जी। अगर ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है तो क्या है? हम बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जब राष्ट्रगान होता है तो कैसे खड़े रहना है, कैसे पढ़ना है उसको, कैसे गाना है उसको। तो अपमान नहीं है तो क्या? अगर आप सोचिए ये इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में अगर कोई ऐसा किया होता नेता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी उस पर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का, पाकिस्तान परस्त, न जाने कितने कितने कानून FIR उस पर करा चुकी होती और जेल में डाल चुकी होती। लेकिन एनडीए का ये तो हालात हो गए। आप देखिए कि हमेशा इनका जो भगवा झंडा है बीजेपी का, वो राष्ट्र का हमारा जो झंडा है उससे ऊपर ये लगाते हैं। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्र का अपमान किया है और 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनका अपमान किया। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ उन्हें नहीं, पूरे एनडीए को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए कि अगर कोई यहाँ इंडिया गठबंधन में किया होता तो आज उसका वो हाल कैसा कर रहे होते। और नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सच में बिल्कुल खराब है, एकदम इतना हालत की कभी किसी के पैर पड़ जाते हैं, वो ऑफिसर्स के पैर पड़ जाते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर कितनी बार छुए हैं वो। आप महिलाओं का कितनी बार अपमान करते हुए आप उनको सुने होंगे कि महिलाएं पहले कुछ पहनती थी जी, कुछ खाती थी जी, महिलाएं कहीं सुंदर लगती थी जी। तो ये सब क्या है? ये अपमान ही है। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार वासियों से, देशवासियों से माफी मांगकर उन्हें इस्तीफा देकर आराम करना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो देश को, बिहार को वो अपमानित कर रहे हैं। वो बिहार संभालने के लायक नहीं है, तो इसमें गलती नहीं है क्या? लेकिन कंचना जी, एक बात समझ में नहीं आई। राबड़ी देवी जी ने जो मांग कर दी, उन्होंने आज विधान परिषद में जब उनका संबोधन हो रहा था, मैं भी सुन रहा था, वो कह रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और बेटे को गद्दी सौंप दें। ये सलाह क्यों दे दी गई? ये सलाह इसलिए दे दिए गए क्योंकि इनके पार्टी में कई सारे गुट पैदा हो गए। हम तो बस एक सजेशन के तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि 4-5 गुट पैदा हो गया। अभी इनके पार्टी को 4-5 खंड में तोड़ेगा। कोई बीजेपी के साथ जाना चाहेगा, कोई कहीं जाना चाहेगा, कोई अकेले रहना चाहेगा। तो इनके अपने पार्टी को बचाना है। तो एक सजेशन के तौर पर राबड़ी जी दी हुई थी कि बेटे को गद्दी संभाल देने। पार्टियों, इनके पार्टी को इतने खंड खंड में भारतीय जनता पार्टी करेगी कि फिर से जदयू का अस्तित्व और नामो निशान मिटा देगी भारतीय जनता पार्टी। और ये बात खुद जानते हैं ये लोग। ठीक है, मेरे साथ जीएम शाहीन जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। शाहीन साहब, सुन रहे हैं आप लोगों को जो सलाह दी जा रही है आरजेडी की तरफ से कि नीतीश जी की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए और बेटे को गद्दी सौंप देनी चाहिए।
देखिए बोल कौन रहे, वो लोग हमें सलाह दे रहे जो खुद 90 करोड़ रुपए खाकर जो चारा घोटाला करके जिनने सत्यानाश कर दिया। तुम्हें उस चीज पर शर्म नहीं आती? इन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? सब लोग जेल जा रहे, पार्टी खत्म हो गई, इन लोगों की सदस्यता खत्म हो गई, आपका आम आदमी पार्टी खत्म हो गया, आपका कांग्रेस खत्म हो गया, हमें सलाह दे रहे हैं आप। जहां तक आज का सवाल है, जो आप सवाल कर रहे हैं कि नीतीश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, दिन में 2-2, 3-3 जगहों पे राष्ट्रगान होता है, हर जगह पर रहते हैं, कहीं पर कोई डीजीपी साथ में बैठा हुआ है, किसी को कोई चीज इमरजेंसी में बताना पड़ रहा है कि मान लो सब चीज जो प्रोग्राम वहां पर हो रहा था, खुशी का मौका है, उसको संभाल रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। नहीं, राष्ट्रगान गाते वक्त खुशी के मौके को कौन संभालता है? राष्ट्रगान गाते वक्त तो सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहते हैं शाहीन साहब। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि स्थितियां भी संभाल रहा हो, व्यवस्था भी बना रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहा हो। आपने कभी किसी को देखा है राष्ट्रगान के वक्त ऐसा करते हुए? नहीं, सब लोग खुशी का मौका है, कुछ रहा होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग फटोफट जो है इस चीज को उठा के बड़ा बवाल बना दिया। नहीं, कंचना जी ये कह रही हैं, आरजेडी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि अगर ये इंडिया अलायंस के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो अब तक तो ना जाने आप लोग क्या क्या कर रहे होते, उस पर देशद्रोह का मुकदमा करवा चुके होते। मैं क्या बता रहा हूँ इंजीनियर जी को कि अभी वक्त है, मौका है, इलेक्शन से पहले हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, हम लोग किसी जगह एमएलए बना देंगे, नहीं तो जिंदगी भर वहां पर जो है बेकार बैठी रहेगी, कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं बनता है इनका। जहां तक संविधान हमें कोई इसका पार्टनर सिखाए, हम जानते हैं कि संविधान की रक्षा कैसे करनी है, हमें पता है कि राष्ट्रगान की कैसे हमने इज्जत करनी है और सब चीजें देश को कैसे आगे चलाना है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करना है, मत सिखाइए उन्हें। अरे अंजना जी, कंचना यादव जी हैं आरजेडी की नेता। हाँ, खत्म हो, कंचना जी सुनिए, सब खत्म हो चुका है। कंचना जी सुनिए मेरी बात, आपका सब कुछ खत्म। इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। हमेशा जब देखो 2005, 1990, 2005 हर सवाल का जवाब ना। एक काम करिए साईं जी, एक लालू जी और राबड़ी जी के नाम से एक माला रख लीजिए, वही जपते रहिए आप लोग, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। करप्शन से लगातार पुल आपके यहाँ गिर रहे हैं, करप्शन से लगातार एक के बाद एक पुल गिरे हैं बरसात में, लेकिन नहीं, इनको हमेशा 1990 दिखेगा। चलिए ठीक है, अब कंचना जी चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े समस्या नहीं, यह कहना योगी का। यूपी में अब उत्सव मनाए जाते हैं, उपद्रव नहीं होता। अयोध्या में ये बातें मुख्यमंत्री ने कही। वो आज पहुंचे हुए थे रामलला के दर्शन के लिए। मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।